आज की कहानी का नाम है जीवन चलने का नाम। मम्मी, चाय। सरिता ने नंदा को चाय देते हुए ट्रे उनके पास रखी तो उन्होंने पूछा, आ गया? हाँ, अभी आए हैं, फ्रेश हो रहे हैं। आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, नंदा ने कहा। तो सरिता ड्राइंग रूम में आकर प्रकाश के साथ बैठकर चाय पीने लगी। प्रकाश ने सरिता को बताया, परसों रेखा आंटी आ रही है, उनका फोन आया था, जाकर मम्मी को बताता हूँ, वे खुश हो जाएंगी। सरिता जानती थी कि रेखा आंटी और मम्मी का साथ बहुत पुराना है। दोनों मेरठ में एक ही स्कूल में वर्षों अध्यापिका रही है। नंदा तो 1 साल पहले रिटायर हो गई थी। रेखा आंटी के रिटायरमेंट में अभी 2 साल शेष है। सरिता रेखा से मेरठ में कई बार मिली है। नंदा रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे के साथ लखनऊ में ही रहने लगी है। प्रकाश के साथ साथ सरिता भी नंदा के कमरे में आ गई। प्रकाश ने माँ को बताया, मम्मी, रेखा आंटी किसी काम से लखनऊ आ रही है, हमारे यहाँ भी 2-3 दिन रहकर जाएंगी। नंदा यह जानकर बहुत खुश हो गई। बोली, कई महीनों से मेरठ चक्कर नहीं लगा, चलो अब रेखा आ रही है तो मिलना हो जाएगा। मेरठ तो समझो अब छूट ही गया। प्रकाश ने कहा, क्यों माँ, यह खुश नहीं हो क्या? फिर पत्नी की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा ठीक से नहीं कर रही है क्या? नंदा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो पूरा दिन आराम करते थक जाती हूँ, सरिता तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके दोनों अपने रूम में आ गए। उनके दोनों बच्चे यश और समृद्धि भी स्कूल से आ चुके थे। सरिता ने उन्हें भी बताया, दादी की बेस्ट फ्रेंड आ रही है, वे बहुत खुश है। रेखा आई, उनसे मिलकर सब खुश हुए। सबको उनसे हमेशा अपनत्व और स्नेह मिला है। मेरठ में तो घर की एक सदस्य की तरह ही थी वे। एक ही गली में रेखा और नंदा के घर थे। सगी बहनों की तरह प्यार है दोनों में। चाय नाश्ते के दौरान रेखा ही ज़्यादा बातें करती रही, अपने और अपने परिवार के बारे में बताती रही। मेरठ में वे अपने बहू बेटे के साथ रहती है। उनके पति रिटायर हो चुके हैं, लेकिन किसी ऑफिस में अकाउंट्स का काम देखते हैं। नंदा कम ही बोल रही थी। रेखा ने उन्हें टोका, नंदा, तुझे क्या हुआ है, एकदम मुरझा गई है? कहा कोई, वह चुस्ती फुरस्ती थकी थकी सी लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुझे ऐसे लग रहा है, नंदा ने कहा। मैं क्या तुझे जानती नहीं? दोनों बातें करने लगी तो सरिता डिनर की तैयारी में व्यस्त हो गई। वह भी सोचने लगी कि मम्मी जब से लखनऊ आई है बहुत बुझी बुझी सी क्यों रहने लगी है। उनके आराम का इतना तो ध्यान रखती हूँ मैं। हमेशा माँ की तरह प्यार और सम्मान दिया है उन्हें, और वे भी मुझे बहुत प्यार करती है। हमारा रिश्ता बहुत मधुर है। देखने वालों को तो अंदाजा ही नहीं होता कि हम माँ बेटी है या सास बहू। फिर मम्मी इतनी बोझिल सी क्यों रहती है? यही सब सोचते सोचते वह डिनर तैयार कर लेती है। डिनर के बाद रेखा ने नंदा से कहा, चल थोड़ा टहल लेते हैं। टहलने का मन नहीं, चल मेरे रूम में वही बैठकर बातें करेंगे, नंदा ने कहा। नंदा, तुझे क्या हो गया है? तुझे तो आदत थी ना खाना खाकर इधर उधर टहलने की। आंटी, अब तो मम्मी ने घूमना टहलना सब छोड़ दिया है, बस डिनर के बाद टीवी देखती है, सरिता ने रेखा को बताया तो नंदा मुस्कुरा भर दी।
मैं यह क्या सुन रही हूँ नंदा? रेखा, मेरा मन नहीं करता। भाई, मैं तुम्हारे साथ रूम में घुसकर बैठने नहीं आई हूँ। चुपचाप टहलने चल और कल मुझे लखनऊ घुमा देना। थोड़ी शॉपिंग करनी है। बहू ने चिकन के सूट मंगाए हैं, सरिता ने कहा। आप मेरे साथ चलना आंटी, मम्मी के पैरों में दर्द रहता है, वे आराम कर लेंगी। अगले दिन रेखा नंदा को जबरदस्ती लेकर बाजार गई। दोनों लौटी तो खूब खुश थी। नंदा भी सरिता के लिए एक सूट लेकर आई थी। डिनर के बाद भी रेखा नंदा को घर के पास बने गार्डन में टहलने ले गई। नंदा बहुत फ्रेश थी। सरिता को अच्छा लगा। नंदा का बहुत अच्छा समय बीता था। नंदा को लेकर रेखा बहुत चिंतित थी। वे चाहती थी कि नंदा पहले की तरह ही चुस्त दुरुस्त हो जाए, पर यह इतना आसान न था। जिस दिन रेखा को वापस जाना था, वे सरिता से बोली, बेटा, कुछ जरूरी बातें करनी है तुमसे। कहिए ना आंटी। मेरे साथ गार्डन में चलो, वहाँ अकेले में बैठकर बातें करेंगे। दोनों घर के सामने बने गार्डन में जाकर एक बेंच पर बैठ गई। सरिता, नंदा बहुत बदल गई है। उसका यह बदलाव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ आंटी, मम्मी बहुत बदल और डल सी हो गई है यहाँ आकर, जबकि मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ। उन्हें कोई काम नहीं करने देती, कोई जिम्मेदारी नहीं है उन पर। फिर भी पता नहीं क्यों दिन पर दिन शिथिल सी होती जा रही है। यही तो गलती कर दी तुमने बेटा। तुमने उसे सारे कामों से छुट्टी देकर उसके जीवन के उद्देश्य और उपयोगिता को ही खत्म कर दिया। वह अब अपने आप को अनुपयोगी मानकर अनमनी सी हो गई है। उसे लगता है कि उसका जीवन उद्देश्यहीन है। मुझे पता है तुम तो उसके आराम के लिए ही सोचती हो, लेकिन हर इंसान की ज़रूरतें, इच्छाएं अलग होती है। किसी को जीवन की भागदौड़ के बाद आराम करना अच्छा लगता है, तो किसी को कुछ काम करते रहना अच्छा लगता है। नंदा तो हमेशा से ही बहुत कर्मठ रही है। मेरठ से रिटायर होने के बाद भी वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती थी। वह जिम्मेदारियां निभाना पसंद करती है। ज्यादा टीवी देखते रहना तो उसे कभी पसंद नहीं था। कहती थी, सारा दिन टीवी वही बड़े बुजुर्ग देख सकते हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। मेरे पास तो बहुत काम है और मैं तो अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जीवन से भरपूर अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखने वाली अब अपने कमरे में चुपचाप टीवी देखती रहती है। प्रकाश जब 10 साल का था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नंदा ने हमेशा घर बाहर की हर जिम्मेदारी संभाली है। वह अभी तक स्वस्थ रही है। मुझे तो लगता है किसी न किसी काम में व्यस्त रहने की आदत ने उसे हमेशा स्वस्थ रखा है। तुम धीरे धीरे उस पर फिर से थोड़े बहुत काम की जिम्मेदारी डालो, जिससे उसे लगे कि तुम्हें उसके साथ की उसकी मदद की जरूरत है। सरिता, इंसान तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है। जब तक उसके मन में काम करने की उमंग है, उसे कुछ न कुछ करते रहने दो। तुमने आप आराम कीजिए, मैं कर लूंगी कहकर उसे एक कमरे में बिठा दिया है। जबकि नंदा के अनुसार तो जीवन लगातार चलने रहने का नाम है। उसे अब अपना जीवन ठहरा हुआ गतिहीन लगता है। तुमने मेरठ में उसकी दिनचर्या देखी थी ना? हर समय कुछ न कुछ काम, इधर से उधर जाना, टहलना, घूमना, कितनी चुस्ती थी उसमें। मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है।
मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अब आप देखना, अगली बार मिलने पर मम्मी आपको कितनी चुस्त दुरुस्त दिखेंगी। रेखा मेरठ वापस चली गई। सरिता नंदा के कमरे में जाकर उन्हीं के बेड पर लेट गई। नंदा टीवी देख रही थी। वह चौंक गई। क्या हुआ बेटा? मम्मी, बहुत थक गई हूँ, कमर में भी दर्द है, दबा दूँ बेटा? नहीं मम्मी, अभी तो बाजार से घर का कुछ जरूरी सामान भी लाना है। नंदा ने पल भर सरिता को देखकर कुछ सोचा, फिर कहा, मैं ला दूँ? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? सरिता ने धीमे से बोली। अरे नहीं, परेशानी किस बात की? तुम लिस्ट बना दो, मैं अभी कपड़े बदल कर बाजार से सारा सामान ले आती हूँ। कहकर नंदा ने फटाफट टीवी बंद किया, अपने कपड़े बदले, सरिता से लिस्ट ली और पर्स संभाल कर उत्साह और जोश के साथ बाहर निकल गई। प्रकाश आया तो सरिता ने उसे रेखा आंटी से हुई बातचीत के बारे में बताया। उसे भी रेखा आंटी की बात समझ में आ गई। उसने भी अपनी मम्मी को हमेशा चुस्त दुरुस्त देखा था। वह भी उनके जीवन में आई निरसता को लेकर चिंतित था। 1 घंटे बाद नंदा लौटी। उनके चेहरे पर ताजगी थी, थकान का कहीं नामो निशान नहीं था। मुस्कुराते हुए बोली, आज बहुत दिनों के बाद खरीदा है, देख लो कहीं कुछ रह तो नहीं गया। सरिता सामान संभालने लगी तो नंदा ने पूछा, तुम्हारा दर्द कैसा है? थोड़ा ठीक है, इतने में प्रकाश ने कहा, सरिता आज खाने में क्या बनाओगी? अभी सोचा नहीं है। प्रकाश ने कहा, मम्मी आज आप अपने हाथ की रसेदार आलू की सब्जी खिलाओ ना, बहुत दिन हो गए हैं। नंदा चहक उठी, अरे अभी बनाती हूँ, पहले क्यों नहीं कहा? मम्मी आप अभी बाजार से आई है, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर बना दीजिएगा। सरिता ने कहा तो नंदा ने किचन की तरफ जाते हुए कहा, अरे आराम कैसा, मैंने किया ही क्या है? प्रकाश ने सरिता की तरफ देखा। नंदा को पहले की ही तरह उत्साह से भरे देखकर दोनों का मन हल्का हो गया। वे हैरान भी थे और खुश भी कि सुस्त रहने वाली माँ कितने उत्साह से किचन की तरफ जा रही थी। सरिता सोच रही थी कि आंटी ने ठीक ही कहा था। जब तक मम्मी स्वयं को थका हुआ महसूस न करे, तब तक उन्हें बेकार ही इस बात का एहसास कराकर कुछ काम करने से नहीं रोकना चाहिए था। जबरदस्ती आराम नहीं करवाना चाहिए था। अच्छा तो यही है कि मम्मी अपनी रुचि का काम करके अपने आप को व्यस्त और खुश रखे और जीवन को उत्साह से जिए। उनका व्यक्तित्व हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण व उपयोगी है, यह एहसास उन्हें करवाना ही है। सरिता ने अपने विचारों में खोए किचन में जाकर देखा। पिछले 6 महीने से कभी कमर तो कभी पैर दर्द बताने वाली माँ के हाथ बड़ी तेजी से ही चल रहे थे। वह चुपचाप किचन से मुस्कुराती हुई बाहर आ गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और स्क्रीन पर दिखने वाले वीडियो को क्लिक कर मुझे वहाँ ज़रूर मिलिएगा। धन्यवाद।